दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल आवी एक्सप्लेनर। आज आप लोग एपिक मूवी को देखने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की छोटी हो जाती है, तो वीडियो को पूरा देखना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसी जंगल में एक आदमी उन्हीं का पता लगाने के लिए उस जंगल में चारों ओर कैमरा लगा रखा है। इस आदमी का नाम है बोम्बा, जो उस लड़की का पिता है और ये एक साइंटिस्ट होते हैं। कुछ कौवे एक पक्षी को अपना शिकार बनाना चाहते हैं और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सिग्नल मिलता है बोम्बा को। जब वो उस जगह आता है तो उसे वही चिड़िया मिलती है जिसका कौवे शिकार करना चाहते थे। वो उस पक्षी को उठाकर लेंस लगाकर देखता है कि उसके पीठ पर बैठने वाले सैडल यानी कि जीन पहनाया गया है, जिस पर बैठकर सवारी किया जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई सवारी कर रहा था। वो ऊपर की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। हम देखते हैं कि एक लड़का जो लीफमैन की सेना में है वो कुछ बोगन से बचकर भाग रहा है और वो छोटी पक्षी इसी की सवारी थी जो घायल होकर नीचे गिर गई थी। बोगन्स वो कीड़े हैं जो हरा भरा जंगल को सूखा बना दे और वो चाहते हैं कि जंगल में कोई हरियाली ना हो और पूरे जंगल में सिर्फ उसका राज चले। इस लड़के का नाम है नॉड। उसे बचाने के लिए लीफमैन का लीडर रोनन आता है और कहता है कुछ मदद चाहिए, लेकिन नॉड उसे मना कर देता है और तभी एक कौवा उसे उड़ा ले जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है और रोनन उसे आकर बोगन से बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम एक लीफमैन हो, एक योद्धा, और ये बात जानते हुए आज कितना खास दिन है। तब नॉड कहता है ये लीफमैन लड़ाई वगैरह मेरे बस की बात नहीं। रोनन कहता है तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम इसी के लिए ही बने हो और ये बात न जाने तुम कब साबित करोगे। और रोनन उसे ये भी कहता है कि तुम मोनवर वापस लौट जाओ, नहीं तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और इसके बाद उसको ऐसे ही लटकता हुआ छोड़ के वहाँ से लीफमैन चले जाते हैं। उसके बाद हम एमके को देखते हैं जो जंगल में आई है अपने पिता को यहाँ से घर ले जाने के लिए, क्योंकि उसे ये लगता है उसके पिता की जिंदगी यहाँ इस जंगल में रह के बर्बाद हो रही है। और वो अंदर जाकर देखती है कि उसके पिता काम में इतने व्यस्त थे कि उनके घर में और उनके बगल में कोई खड़ा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं। वो आवाज देती है और उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं, क्योंकि एमके के बचपन में ही उसकी माँ उसे लेकर चली गई थी। जो बोम्बा उन लीफमैन का खोज कर रहा था जो उस जंगल में बसा हुआ है। वो कुदरत के बनाए गए बहुत छोटे इंसान थे और जंगल की ऐसी रानी जिसकी वजह से जंगल हमेशा हरा भरा रहता है। फिर बोम्बा को सिग्नल मिलता है और अपनी बेटी से बताता है कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पूनम की रात है, जो 100 सालों में एक बार होता है। रिसर्च करने के लिए बोम्बा यहाँ से चला जाता है और फिर हम इस जंगल में बसे हुए खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर लीफमैन यहाँ की रानी और इस जंगल की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से सब इन्हें अपना हीरो मानते हैं। और फिर लीफमैन का सेनापति रोनिन वो जंगल की रानी के पास जाता है। रानी का नाम तारा है, जिसकी वजह से जंगल में हरियाली है। रानी को बताया जाता है कि आज होने वाले उत्सव में हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे, क्योंकि हमारे सीमाओं के अंदर बोगन्स घुस गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस जंगल का नियम कुछ ऐसा है कि हर 100 साल के बाद जब पूनम की रात होती है तो जंगल की जो रानी होती है तो उसे अपना एक वारिस चुनना होता है और वारिस चुनने के लिए उन्हें एक कली को चुनना होता है। और जो कली होती है वो पूनम की रात चांद की रोशनी से खिलती है, जो जंगल में आने वाली अगली रानी को चुनती है। और रोनन तारा से कहता है हम पूरी पलटन के ले जाने की जगह एक छोटी सी टुकड़ी लेके जाएंगे और पानी पीने के बहाने हम उस कली को लेके आएंगे जो आने वाली हमारी रानी को चुनने वाली है। इस पर तारा कहती है मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, पर ये ऐसे काम नहीं करता है। कली को चुनने के लिए मुझे खुद जाना होगा और ये मौका मुझे 100 सालों बाद मिला है और मैंने आज नहीं चुना तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं होगा जो इस जंगल की हिफाजत कर सके। फिर हम बोगन्स की दुनिया को देखते हैं जो देखने में बहुत ही सड़ा गला होता है। और इसके बाद हम सबके लीडर मैंट्रिक को देखते हैं जो अपने बेटे से पूछ रहा होता है कि आने वाला उत्सव ये लोग कहाँ पर मनाने वाले हैं, जिस पर वो बताता है कि वो लोग अपना उत्सव अपनी सरहद के अंदर मनाने वाले हैं। और ये बोगन्स हमेशा सड़े गले इलाके में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हरे भरे जंगल से नफरत करते हैं। बोगन्स जंगल को तबाह करने की कई कोशिशें भी कर चुके हैं, लेकिन रानी तारा अपने जादू की मदद से जंगल को फिर से हरा भरा कर देती है, जिसकी वजह से ये लोग रानी से बहुत नफरत करते हैं और उसे किसी न किसी तरह से मारने की कोशिश भी कर चुके हैं। और फिर हम उत्सव वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर नॉड एक परिंदे के ऊपर बैठकर आता है और हमें यहाँ एक बात और पता चलती है कि नॉड के पिता और सेनापति रोनन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने मरते वक्त रोनन से कहा था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, जिसकी वजह से रोनन उसे अपने बेटे की तरह मानता है और उसे भी एक अच्छा योद्धा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो आवारा है छुट्टा सांड की तरह और रोनन उसे कुछ नहीं कहता और उसे अलविदा कह के नॉड वहाँ से चला जाता है। और फिर रानी के शाही सैनिक रानी को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कली चुनना होता है। फिर अब हम इधर एमके को देखते हैं जो अपने पिता को ढूंढ रही होती है और फिर तभी वो अपने पिता को एक कैमरा सेट करते हुए देखती है। तो वो पूछती है कि इस जंगल में सिक्योरिटी की कोई जरूरत तो नहीं है, जिस पर उसके पिता बताते हैं ये कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, मैंने इस जंगल में बहुत सारे ऐसे ही कैमरे लगा रखे हैं। और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माँ ने तुम्हें क्या क्या बताया है मेरे बारे में, जिस पर एमके बताती है कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि आपका यह मानना है कि इस जंगल में छोटे लोगों का कुछ आधुनिक रहता साम्राज्य है, जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी और करियर दोनों ही बर्बाद कर लिया है। उसके पिता बताते हैं कि ये हमारे एनवायरमेंट और इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और फिर एमके को चमगादड़ों की आवाज सुनाकर बताते हैं मैं इन पर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अपने साथियों के करीब आते हैं। और वो कहते हैं जब मैंने इसके आवाज को कम किया तो मुझे कुछ ही लोगों की आवाज सुनाई दी। तो एमके अपने पिता से पूछती है अगर इस जंगल में छोटे छोटे इंसान रहते हैं तो उसे वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके पिता बताते हैं कि ये लोग हद से भी ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, जिसकी वजह से हम ना इन्हें देख सकते हैं और ना इन्हें सुन सकते हैं और इनके लिए हम लोग बहुत धीमे और बड़े और भद्दे दिखते हैं। और मैंने इन्हें देखने के लिए एक लेंस हेलमेट बना रखा है। एक हेलमेट एमके को देते हैं लेकिन एमके मना कर देती है और एमके कहती है मैं चाहती हूँ कि आप अपना ये सब छोड़कर अपने घर वापस चले आए।
और तभी उनको फिर दोबारा से एक सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से वो एमके को कहते हैं कि आज जंगल में बहुत कुछ खास होने वाला है और इसी का पता करने के लिए मुझे जाना होगा। एमके उन्हें रोकती है, लेकिन वो वहाँ से तहकीकात के लिए चले जाते हैं। एमके उदास होकर अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो उनका कुत्ता जंगल की तरफ भाग जाता है। एमके उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर इधर जंगल में रानी एक तालाब के पास होती है, जहाँ उन्हें किसी कली को चुनना होता है। और यहाँ हम मब और ग्रब को देखते हैं जो इस तालाब की रक्षा करते हैं। ग्रब एक लीफमैन सोल्जर बनना चाहता है और जैसे ही रानी अपने कली को चुनती है तभी इन सब के ऊपर बॉगन्स हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए उनके सोल्जर अपना बेस्ट देते हैं रानी को बचाने के लिए। पर बॉगन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से रानी के सारे सैनिक हारने लगते हैं, जिसके बाद जंगल रानी को बचाने की कोशिश करता है, पर बॉगन्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। उसके बाद रोनन अपने यूनियन चिड़िया माउंट पर बैठ कर आता है और रानी को उठा ले जाता है। इसके बाद मैंड्रेक जो बॉगन्स का लीडर है वो अपने बेटे के साथ रानी और रोनन पर हमला कर देता है। रोनन उसके बेटे को मार देता है, तभी मैंड्रेक वो रानी को भी मार देता है। और इधर हम एमके को देखते हैं जो अपने कुत्ते को ढूंढते हुए और रानी को गिरते हुए देखती है। वो उनके पास जाती है और मरती हुई तारा उस कली को एमके को देकर उसे अपने जादू की मदद से उसे छोटी कर देती है और उसे वो कहती है कि इस कली को निम्कलो तक पहुंचा दो। इसके बाद रोनन वहां पर आता है, जहां पर रानी उसके बाहों में आखिरी लफ्ज के साथ कहती है कि इतने दुखी मत हो, और इसके बाद वो इस जंगल में समा जाती है। फिर रोनन एमके से पूछता है कि रानी ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था। एमके बताती है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि इस कली को निम्कलो तक पहुंचा दो। नीलकलो किसी का नाम है और उसी के पास जाना होगा, वही इस कली को बचाने और इस्तेमाल करने का तरीका बताएगा। एमके को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था और घबराई भी हुई थी। उसके बाद उसको जब ये बात पता चलती है वो अपने साइज से बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, तो रोनन से कहती है मुझे अब फिर से दोबारा बड़ा कर दो, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तभी वहाँ पर मब और ग्रब दोनों आ जाते हैं, जो रोनन से कहते हैं कि हम ही है जो इस कली को मुरझाने से बचाने के लिए और उसे हम नमी दे सकते हैं। ये बात सुनकर रोनन इन तीनों को अपने साथ लेकर जाता है और रोनन को ये बात पता चलती है कि जो नॉड उसने कुछ बाकियों क्रेचर और बग्स के खिलाफ पंछियों के रेस में हिस्सा लिया है और नोड ने इस रेस से हारने के लिए एक बुफो नाम के एक कैस्टर के साथ एक सौदा किया था और वो सौदा तोड़कर इस रेस से जीत लेता है। और इससे पहले कि बुफो और उसके दो गुंडे नोड को एक सांप को खिलाने की बात करते हैं और तभी वहाँ रोनिन आ जाता है और उन्हें यहाँ से जाने का आदेश देता है, जिस पर वो आदेश सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। और लापरवाह नोड को रानी की मौत के बारे में बताया जाता है तो वो भी दुखी हो जाता है और चारों के साथ जुड़ जाता है, इनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन बुफो इनकी सारी बात सुन लेता है और इधर एमके के पिता को एमके का लिखा हुआ चिट्ठी मिलता है, जिसे वो पढ़कर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और फिर ये लोग निम्कलो के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले ही हजारों लोग आए होते हैं कि इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार रानी कहाँ है और वो क्या कर रही है, क्योंकि बॉगन्स इन पर और जंगल में हमला करके हर जगह बर्बाद कर रहे हैं। वो चारों निम्गलू से मिलते हैं और वो उन्हें अपने लाइब्रेरी के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है और उन्हें एक पन्ना पढ़कर बताता है कि अगर एक बार रानी ने इस कली को चुन लिया तो इसका खिलना तय है और इसे आज के ही रात पूनम को चांदनी के रात में खिलना होगा। और एमके मदद मांगती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ और मुझे अपने घर पर वापस जाना है, क्या आप मुझे बड़ा कर देंगे। निम्गलू उसे एक पन्ना देता है, जो पन्ना उसके बीते हुए समय में लेकर जाता है जहाँ पर वो छोटी हुई थी। उसे रानी बता रही थी कि अगर एक बार ये कली खिल गया तो तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। और फिर रोनन नॉर्ड को कहता है तुम यहीं पर पहरा दोगे। लेकिन रोनन के जाने के बाद नॉर्ड एमके को इम्प्रेस करने के लिए उसे हिरन के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर इन दोनों के बीच कहीं न कहीं अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा होता है, यानी बॉगन्स इन पर नजर रखे थे। और इधर जो निम्गलू वो बाहर आकर सब लोगों को बताता है कि अब रानी साहिबा नहीं रही, पर उन्होंने एक कली को चुना है जो आज रात को खिलेगा और वो कली आने वाली अगली रानी को चुनेगा। और इधर जो मैंड्रेक मॉगन्स वो उस पेड़ की गुफा में पूरी सेना के साथ हमला कर देते हैं, क्योंकि वो मेढक रोनन की बात सुनने के बाद मैंड्रेक को बता देता है जो जंगल को बर्बाद करना चाहता है। और फिर मैंड्रेक और वो उस कली को और मब और ग्रब को अपने साथ अपनी जगह पर लाता है, उनका अपहरण करके, क्योंकि वही दोनों कली को मुरझाने से बचा सकते हैं। जब ये कली उनके काले जगह अंधेरे में खिलेगी तो सारा जंगल वैसा ही सदा गला हो जाएगा। रोनन नोड पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने जाते वक्त नोड से कली का ध्यान रखने के लिए कहा था और उसने उसकी बात नहीं सुनी और जंगल में मंगल कर रहा था। और अब रात भी हो चुकी है और चांद भी निकल चुका है और इन लोगों के पास बहुत कम समय है उस कली को खिलाने के लिए। और फिर नोड को एक आइडिया आता है और कहता है क्यों न हम बॉगन्स के जैसे भेस बदलकर उनके इलाके में चले और उस कली को वापस लाएं। लेकिन उनके पास ऐसा कोई भेस बदलने का सामान नहीं होता, पर एमके को पता होता है कि उसे ऐसा कवच कहाँ मिलेगा। उन्हें वो अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर ये एमके के पिता को देखकर रोनिन इन्हें बताता है कि ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि उसे हम लोगों ने वही दिया जो हम इसे देना चाहते हैं। और इसके मैप में देखो, हम लोगों ने इसे हर जगह पर घुमाया पर इसे कभी अपने इलाके पर नजर नहीं रखने दी। रोनिन और नोड वो दोनों ही मिलकर बोम्बा का मजाक उड़ाते हैं, जिस पर एमके बोलती है ये मेरे पिता है, जिसकी बातें सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। और एमके का 3 पैर वाला कुत्ता वो उन्हें देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है, जिसका पीछा करने की वजह से उसके पिता भी उन्हें देख लेते हैं। फिर वो वैक्यूम क्लीन से एमके को उसके अंदर खींच लेते हैं और जब वो उसे देखते हैं तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद एमके वो मून हैवर का सही जगह पर मार्क करके यहाँ से चली जाती है।
और फिर जाकर ये तीनों उस घर से बोगन्स का कवच उठाकर मैंड्रेक के इलाके में चले जाते हैं। वहाँ रोनिन सारे बोगन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि नोड और एमके वो मब ग्रब और कली तक पहुंचकर उसे बचा सके। तभी मैंड्रेक की नजर उन पर पड़ जाती है और वो अपने सारे सिपाहियों को उन लोगों के पीछे छोड़ देता है और रोनिन वो अपने आप को उनके हवाले कर देता है ताकि ये लोग सही सलामत बाहर जा सके। और ये आखिरकार बाहर चले भी जाते हैं, पर ये लोग रोनिन को बहुत ज्यादा याद करते हैं। और फिर ये लोग अपने इलाके में पहुंचते हैं जहां पर उस कली को चांद की रोशनी पर रखते हैं। पर जैसे ही वो खिलने वाली होती है, मैंड्राइक अपने चमगादड़ों की सेना लेकर उस चांद के सामने आ जाते हैं और रोशनी उस कली तक नहीं पहुंच पाती। और बोगन्स चाहते थे कि ये कली वो अंधेरे में खिले ताकि सारा जंगल तबाह हो जाए। और तभी लीफमैन बोगन्स से लड़ने के लिए ऊपर जाते हैं और एमके अपने पिता के पास जाती है मदद के लिए। वो जंगल में लगाए गए कैमरे की मदद से उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसके पिता को भी लगने लगा था ये सब पागलपन है और इसी वजह से उसकी बीवी और बेटी दूर हो गई। वो रोते हुए कहता है, अब मेरी बेटी भी मुझे छोटी दिखने लगी है। और वो सभी चीजों को तोड़ने लगता है, लेकिन जब वो निक्से को खींचता है तो उसे दूसरी जगह पर पिन धंसा हुआ मिलता है। वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी ने किया है उसे सही जगह तक पहुंचाने के लिए। वो दौड़ते हुए बाहर आता है और उसकी बेटी मिलती है। वो बताती है, आप सही थे डैड और मुझे माफ कर दो। फिर वो चमगादड़ों को बुलाने वाली आवाज उनके फोन से बजाती है, जिससे सभी चमगादड़ उसके पीछे आते हैं और चांद की रोशनी उस कली पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से खिलने लगता है। और रोनन भी आ जाता है उन बोगन्स को रोकने के लिए, लेकिन मैंड्रेक रोनन को मारने ही वाला होता है कि नॉर्ड उसे बचा लेता है और कहता है ये अकेले नहीं है। फिर दोनों मिलकर मैंड्रेक को वहां से बाहर की ओर धक्का देते हैं, जिससे वो अपनी ही सड़ने वाली शक्तियों से पेड़ में समाकर मर जाता है। और वो कली पूरी तरह से खिलकर एक लड़की को चुनती है जो वो भी रानी की तरह बनना चाहती थी और जंगल की हिफाजत करना चाहती है। और वो लड़की रानी बनने के बाद एमके को वापस से ठीक करने की कोशिश करती है और उसे पहले जैसा बना देती है। अब दोनों बाप बेटी हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगते हैं और लीफमैन से भी बातें करते हैं। हमेशा दोस्त बनकर रहते हैं हमारे और आपकी तरह। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।